और जी मैं कितने अपने बचा दस बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए मेरी सभी माताएं, बहनें, बच्चे, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों, एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अपने भाई भी पूछते हैं, कई पत्रकार भी यही सवाल पूछते हैं कि यह संघर्ष कब तक चलेगा, लड़ाई कब तक चलेगी। सच तो यह है, इसका कुछ पता नहीं होता कि कब तक चलेगी, पर मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूं और जवाब मेरा नहीं है, केवल मैं बोल रहा हूं आपके सामने। जवाब शहीद आजम भगत सिंह जी का है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसी से समझ जाना चाहिए कि यह आंदोलन कब तक चलेगा, संघर्ष कब तक चलेगा। इससे बढ़िया और इससे बेहतर जवाब कोई और हो नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता, जो शहीद आजम भगत सिंह देकर चले गए। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक आम जनता के श्रम का, यानी उसकी मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शोषण करने वाले ब्रिटिश हैं या अंग्रेज हैं या भारतीय या गठबंधन किए हुए अंग्रेज और भारतीय दोनों। यह संघर्ष तब तक चलेगा। और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं बंगाल की भूमि से, वारिंद्र कुमार घोष, उन्होंने यह बात कही थी कि ऐसे संघर्ष के लिए हजारों ऐसे साथियों की जरूरत है जो शताब्दियों की दास्ता को अपने खून की धार से बहाने को तैयार है। तो यह संघर्ष कब तक चलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन यह बात सही है, जब तक शोषण होता रहेगा यह संघर्ष चलता रहेगा। और इसमें बहुत साथियों की जरूरत है, हजारों लाखों साथियों की जरूरत है जो अपना बलिदान देने को तैयार है। और हमारा समाज, सिख समाज, तो बलिदान की जीती जाती मिसाल है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और एक जवाब उनको भी देना चाहता हूं, विशेषकर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी टीम, जो लोग कहते हैं और जो उन्होंने कुछ लोग छोड़ रखे हैं इस बात के लिए, जो दुष्प्रचार करते हैं, आखिर फंडिंग कहां से हो रही है। कहते हैं कि फंडिंग कहां से हो रही है। अगर यहां देखा जाए तो बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर इस आंदोलन के लिए सहयोग दे रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। फिर भी जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए और सिख पंथ का, सिख समाज का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। और ये आज का नहीं, ये 500-600 साल का हमारा पुराना इतिहास है। और उस इतिहास में हमारे गुरुओं ने ये कहा था कि समाज की सेवा के लिए, धर्म के लिए दशांश, एक शब्द है दशांश। लेकिन जो जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वही जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, और प्रधानमंत्री तो फिर अनपढ़ आदमी, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो दशांश का मतलब अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आज बताता हूं और प्रधानमंत्री भी सुन लें। दशांश का मतलब यह है, हमारे गुरुओं ने कहा कि जितना कमाते हो, तुम्हारी उस आमदनी का 10वां हिस्सा, यानी 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए समाज की, धर्म की सेवा के लिए दो। और यह परंपरा हमारी बहुत पुरानी
500 साल से चली आ रही पुरानी परंपरा है। ये जो सहयोग आता है, ये जो इस आंदोलन में गुरुद्वारों के माध्यम से जो लंगर चल रहे हैं, ये जो सपोर्ट मिल रही है, ये सारे काम जो इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं, ये उसी परंपरा के हैं। और उसी परंपरा में हर कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई अपनी सेवा देता है, बिना किसी स्वार्थ के देता है, बिना किसी अहंकार के देता है, जिसकी ताकत से यह आंदोलन लगातार चलता चला जा रहा है। मैं जानता हूं पीछे से इशारा हुआ है, मुझे भी समय की मर्यादा का ध्यान रखना है, फिर भी आज एक बात जरूर कहूंगा। जो हमारे लीडर हैं, जो इस आंदोलन के हमारी जत्थेबंदियों के लीडर हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, बहुत ईमानदार, बहुत ही अच्छे आचरण वाले, ऊंचे आचरण वाले साथी हैं। आंदोलन कभी भी जनता से खराब नहीं होता, आंदोलन हमेशा लीडरशिप से खराब होता है। और इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत यह है, हमारे जत्थेबंदी के सारे लीडर बहुत ईमानदार और समाज और देश के प्रति समर्पित हैं। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी करें, दो बात हमको याद रखनी है। जो हमारी लीडरशिप कह रही है, उस मर्यादा को ना तोड़े, उसी मर्यादा में हमें अपनी बात भी रखनी है, उसके बाहर नहीं जाना। हम ऐसी कोई घोषणा यहां से ना करें जो हमारी लीडरशिप नहीं कह रही है। हमें लीडरशिप का सम्मान रखते हुए वही बात यहां से कहनी है जो फैसला उन्होंने किया है। और दूसरा, साथियों, ये जो सैलाब है, ये जन सैलाब है, ये इतनी बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा कम से कम मोदी सरकार को तो है ही नहीं। ये ताकत, ये सैलाब अगर अपने पर आ गया तो बहुत कुछ बहा के ले जाएगा। लेकिन साथियों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ताकत का इस्तेमाल भी हमें आना चाहिए। आप देखते हैं नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? बाढ़ आती है, कितना कुछ बर्बाद करके चली जाती है, लेकिन नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, उस बांध से उस पानी को रोका जाता है और फिर रोककर उसकी ताकत और कई गुना बढ़ाई जाती है। और फिर उसी बांध में से नहरें निकाली जाती हैं, उसमें से छोटी और नहरें निकाली जाती हैं, उसी से बिजली पैदा होती है और हजारों किलोमीटर दूर बिजली भी पहुंचती है और पानी भी पहुंचता है। तो हमें अपनी ताकत को, ये जो हमारी लीडरशिप है, ये एक बांध है, इस बांध के साथ रुक के ताकत को और बढ़ाना है और निर्माण करना है, विनाश नहीं करना है। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, साथियों, जोश बहुत होता है, हमें भी बहुत जोश है, लेकिन जोश हमेशा होश के काबू में रहना चाहिए। अगर होश में नहीं रहेगा जोश, तो नुकसान ही करेगा। इस बात की आप चिंता नहीं करना, हमें यहां 38 दिन हो चुके हैं और 38 दिन, उसके आगे भी 38 दिन और उसके आगे भी 38 दिन हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डटे रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, और जो हमारी लीडरशिप है उसके हिसाब से हम ये लड़ाई लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। इस चीज को आपको समझना होगा साथियों। ताकत कैसे बढ़ाई जाती है, ताकत का कैसे इस्तेमाल होता है। कुछ साथी, नौजवान साथी है, मैं जानता हूं, जोश होता है, चाहते कि ये अभी हो जाए। नहीं, वक्त आएगा, सब कुछ होगा। देश का निर्माण एकदम नहीं हुआ, समय लगा उसमें। और जो बीजेपी सरकार आज कर रही है, एक दिन में नहीं कर दिया उसने। ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ किया, बुलाया और ये कानून बना दिए, नहीं। इसके पीछे की बहुत बड़ी उनकी रणनीति है, बहुत समय का उनका इतिहास है, जिसको लेकर वो लगातार चल रहे हैं और आज यहां तक पहुंचे। ये भी उनकी उस रणनीति का एक हिस्सा है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा, लड़ाई लंबी चलेगी, धैर्य भी रखना है, हौसला भी रखना है और जीतना भी है। जो हमारे भाई कह के गए, पिंड जब ही जाऊंगा जब जीत जाएंगे, उससे पहले जाएंगे भी नहीं साथी। अब एक बात और कहना चाहता हूं लीडरशिप के सामने और आप सबके सामने भी, मेरा एक सुझाव है। अब तक हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, 2 मिनट में इसे बताना मैं चाहूंगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। बिल्कुल
और ना मोदी को ना देखो, अपनी ताकत को देखो। वो क्या देखना, अनपढ़ आदमी, उसका क्या काम है। एमएसपी की बात हो रही है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज और ऐड होनी है, जिस समय भी हो, मेरा सुझाव है लीडरशिप को, जिस समय भी आप करें, लेकिन ये होनी है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैं इसको समझाऊंगा, यह भी होना है। क्यों होना है? आप इस चीज को समझें कि जो अनाज हमसे लिया जाता है, जब तक हमारे खेत में है, उसकी जो कीमत है, वही अनाज जिस दिन हमारे खेत से उठ के व्यापारी के गोदाम में पहुंच गया, उसी दिन उसकी कीमत 110% से ज्यादा हो जाती है। यानी दुगनी कीमत केवल रास्ता है, और जैसे ही उसके गोदाम में पहुंचता है 110% उसकी कीमत हो जाती है। साथ में साथियों, जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, इनसे जुड़ी हुई जितनी कंपनियां, मैंने कल भी एक बताया, इनका मुनाफा 8000% होता है, कहीं 10,000% और कहीं कहीं तो 15,000%। मतलब हमारी जो फसल है, हमारी जो चीजें हैं, उसका मुनाफा हमें 150 गुना, 150 गुना, 150% नहीं, 150 गुना, 80 गुना, 100 गुना कैसे हो जाता है? फसल हमारी तो है और हमें लागत भी नहीं मिलती है। इसलिए एमआरपी भी बननी चाहिए। क्यों? क्या आप हमसे जिस कीमत पर लेते हो, और जो इस्तेमाल करता है उपभोक्ता, जिसमें हम सभी हैं, इस देश के तमाम नागरिक हैं, उन्हें इतनी बढ़ी हुई कीमत पर क्यों मिलना चाहिए? जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हमसे आलू खरीदा जाता है 4 रुपए 5 रुपए किलो। वही आलू जब आप मंडी से लेके आते हैं, तो जो खरीदने वाला है उसको 50 रुपए 40 रुपए किलो क्यों मिल रहा है? उसकी कीमत निर्धारित क्यों नहीं की जाती? अगर किसान से आप 5 रुपए किलो ले रहे हैं, तो आप मंडी में ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए किलो बेचेंगे, उससे ज्यादा बेच नहीं सकते आप। ये नहीं होनी चाहिए। क्यों इतना बड़ा मुनाफा जो है वो बीच के लोग जो कोई काम नहीं करते हैं, जिनके पास केवल पैसा है, और वो पैसे के आधार पर इतना बड़ा मुनाफा लेते हैं? क्यों? ये नहीं होना चाहिए साथियों। जो लहसुन हमसे खरीदा जाता है 35 रुपए किलो, वही लहसुन 350-400 रुपए किलो क्यों बेचा जाता है? आखिर हमें को वो लहसुन खरीदना है, इस देश की आम जनता को खरीदना है, तो क्या एमआरपी भी एक मुद्दा नहीं होना चाहिए? एक उदाहरण बताता हूं, आप इससे समझेंगे। आपको कैंसर की बीमारी की जो दवा है, उसकी एक्चुअल कीमत मात्र 11,000 रुपए है, 11-12 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन वही कैंसर की दवा अस्पतालों में 1.25 लाख रुपए में मिलती है। क्यों? कहां है एमएसपी? एमआरपी कहां है आपकी? कैसे मिलती है? इसके अलावा एक उदाहरण बताता हूं, आपने देखा होगा, ध्यान करें आप सब लोग, जब आमिर खान का सत्यमेव जयते आता था, उसमें एक आईएएस ऑफिसर राजस्थान के थे, उनके घर में जो काम करती थी महिला, उसका एक छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का। ये उनकी कहानी है जो उन्होंने अपने आप आके बताई उस प्रोग्राम में। और उसमें कहा गया, वो 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गए, और बाहर जब वापस लौट के आए, तो उस औरत के साथ में जो महिला काम करती थी, उनका बच्चा नहीं था 4.5 साल का। उन्होंने पूछा कहां गया? बिल्कुल मैं कर रहा हूं सर। उन्होंने पूछा कहां गया? बताया कि मर गया। कैसे? कह रहे आप थे नहीं, रात को 10 हुए, खराब हो गई तबीयत, दवा लेने गए तो 4.5 रुपए, वो 450 रुपए की दवा, मेरे पास थे नहीं पैसे, दवा मिल नहीं सकी, बच्चा मर गया। उन्होंने पूछा आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि दिखाना पर्चा कहां है, तो पता लगी जिस दवा की कीमत 450 रुपए मांगी जा रही थी, वो दवा मात्र 4.5 रुपए की थी। और 4.5 रुपए के लिए एक जान चली गई, एक मां की को सुनी हो गई। ये स्थिति है। इसलिए जो चीज हमसे ली जाती है, उस पर हमें जो कीमत चाहिए वो तो चाहिए ही, लेकिन मार्केट लोगों को जो दी जाती है, लास्ट स्टेज पर खड़ा हुआ जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको भी
वो जायज कीमत में मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो बीच के लोगों का मुनाफा अंधाधुंध हो जाए। बहुत सी चीजें हैं, धीरे 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 मुझे जो समय मिलता रहेगा मैं आपके बीच में रहूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा साथियों, अपनी लीडरशिप का सम्मान करना और लीडरशिप जितना कहे उतने ही कदम आगे चलना है, उससे आगे नहीं। जोश को थाम के रखना, और जब तक हमारा जोश हमारे कंट्रोल में रहेगा हमें कोई हरा नहीं सकेगा। मोदी की तो औकात ही कुछ नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं लगातार आता रहूंगा। एक बात आखिर में मैंने कहा है, फिर कह रहा हूं, लीडरशिप जो है उन सभी का, इस देश में, इस दिल्ली में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो बेस्ट ब्रेन, जो सबसे बढ़िया दिमाग हमें जरूरत होगी, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इस बात की आप चिंता नहीं करना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। जो बोले सो निहाल। शुक्रिया सर। किसान मजदूरों मजूरा का किसान